हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इलियम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिकैप सीरीज 21st सेशन है। आज अपना सेकंड चैप्टर है जो 11th एनसीईआरटी का, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले 3 पार्ट में पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने मोनेरा किंगडम कंप्लीट किया। आज इस पार्ट में हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम शुरू करेंगे। चलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देखने से पहले इसके बाकी के 3 पार्ट ज़रूर देखो, क्योंकि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हम लोग जो हैं क्लासिफिकेशन के वहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ने से आपको ये वीडियो और भी अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था उसमें जो बेसिक था वो यही था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा किंगडम में प्लेस कर दिया। फिर आए यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में उनका सीधा सिस्टम था कि जितने भी यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है उन सबको प्रोटिस्टा में डाल दो। अब देखो, जितने भी यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में डाल दो, यानी कि चाहे वो फोटोसिंथेसिस करे नहीं करे, या हेट्रोट्रॉफिक हो या सेप्रोट्रॉफिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फंडा क्या है? मेन यूकैरियोटिक होना चाहिए और यूनिसेलुलर होना चाहिए, तो आप उसको प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस कर देंगे। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं ये सब इसमें आते हैं। अब बिकॉज ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अपने को इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मोनेरा में नहीं था। आपको पता ही होगा प्रोकैरियोट्स में एक न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड, उसमें न्यूक्लियस जैसा एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। लेकिन जैसा शुरुआत में बोल दिया मैंने कि इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड ही नहीं है मतलब क्या? हमने बोल दिया कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सबको इसमें प्लेस कर दो। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आपको फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा आपको इसमें पैरासाइट्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें प्रीडेटर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसमें सेप्रोट्रॉफ्स भी मिलेंगे, यानी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री हम बना ही नहीं सकते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई बायोलॉजिस्ट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कह रहा है तो कोई और बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट भी कहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यही एग्जांपल ले लो आप क्लेमाइडोमोनास का। अब क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट किंगडम में कंसिडर करते हैं बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करता है, और बिकॉज ये यूनिसेलुलर है तो बहुत से बायोलॉजिस्ट इसको प्रोटिस्टा किंगडम में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बट हमें जो याद रखना है, हमें जो समझना है वो ये कि क्लेमाइडोमोनास एक प्रोटिस्टन है, ये प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा बिकॉज हमारा बेसिक डेफिनेशन हम इसको फॉलो करते हैं। Now this kingdom forms a link with the others dealing with plants, animals and fungi। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्टन्स हैं, वो प्लांट्स के साथ लिंक बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के साथ लिंक बनाते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स फंगाई के साथ लिंक बनाते हैं। तो इसलिए प्रोटिस्टा में आपको ये तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स प्राइमरीली एक्वाटिक ही हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके अलावा करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन इनका मेन सिस्टम है। इसमें बेसिकली क्या होता है, 2 सेल्स आपस में पहले तो फ्यूज़ करते हैं, ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। लेंगे हम इनको भी डिटेल में बाद में लेंगे। चलिए फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये, और अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको प्रोटिस्टा किंगडम का जो बेसिक है वो बेसिक सारा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 2 तरह से डिवाइड कर देंगे। एक जो ऑटोट्रॉफिक हो यानी खुद फूड सिंथेसिस करते हो, और एक हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंड करते हो फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास में 3 ग्रुप्स हैं। ध्यान रखना, प्रोटिस्टा किंगडम में हमने 3 ग्रुप्स बनाए और इन तीनों ग्रुप्स में हमने फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा है, जिसमें सबसे पहला है क्राइजोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स और तीसरा है यूग्लिनोइड्स। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, 3 बेसिक ग्रुप्स जो ऑटोट्रॉफिक है। क्राइजोफाइट्स को हमने बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इसमें
दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पहले आते हैं डायटम्स और दूसरे हैं गोल्डन एल्गी, जिनको डेस्मिड्स भी कहा जाता है। तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी ये दोनों क्राइजोफाइट्स वाले ग्रुप में। फिर हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोनोलेक्स। देखेंगे हम लोग इन सब ग्रुप्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में और लेंगे, बट फिलहाल आप बेसिक इसका क्लासिफिकेशन समझो। गोनोलेक्स नाम का एक डायनोफ्लैजिलेट है। और फिर आता है यूग्लिनोइड्स। अब जैसे मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी किसी वर्ड के पीछे सफिक्स यूज होता है ऑइड, तो ऑइड का मतलब होता है उसके जैसा। तो यूग्लिनोइड्स का मतलब क्या हो गया, यूग्लिना के जैसे। तो इसमें यूग्लिना के जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। लेकिन यूग्लिनोइड्स की एक बहुत ही खास बात है, वो ये है कि ये जब लाइट अवेलेबल होती है, जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये प्रीडेटर्स बन जाते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं। ये शिकार ढूंढने लगते हैं और उस शिकार से अपना पेट भरते हैं। तो आप समझ रहे हो, इसलिए यूग्लिना को आप लोग एक कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, कि जब लाइट अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और जब लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। तो यानी ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। समझ में आई चीज़? तो ये आपको खास बात एक यूग्लिना के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक में इनमें प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स हैं, तो दूसरी तरफ सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। जो फूल, पत्तियाँ या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर गिर जाता है नीचे ज़मीन पे, तो और वो डेड हो जाता है, तो उसके ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और धीरे धीरे उनको डीके करने में हेल्प करते हैं। यानी बेसिकली आप डिकम्पोजर्स समझ लो। तो डिकम्पोजर्स में आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया की बात करते हैं हम। बैक्टीरिया के अलावा कुछ प्रोटिस्ट्स हैं जो कि डिकम्पोजर्स हैं। इनमें बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, हम लेंगे अभी इसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फंगाई। ये बेसिक 3 जो डिकम्पोजर्स आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए फिर प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स यानी जो शिकार करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, और पैरासाइट्स जो कि होस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब प्रीडेटर्स में आते हैं प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स को हम फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब देखो प्रोटोजोन्स यानी कि ये कैसे हो गए, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स ये दोनों प्लांट लाइक हो गए, क्योंकि दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट नहीं है बट प्लांट लाइक। ये एट्रोट्रॉफिक वाले, ये प्रोटोजोन्स जो हो गए ये हो गए एनिमल लाइक, और ये जो सेप्रोफाइटिक हो गए वो हो गए फंगाई लाइक। इसलिए पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि इनमें आपको 3 जो बाकी के यूकेरियोट्स के किंगडम है, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई, उन सब के जैसे ऑर्गेनिजम्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट प्रोटोजोन्स के बारे में ये माना जाता है कि यहीं से एनिमल्स की जो है एवोल्यूशन शुरू हुआ था। आप इनको बोल सकते हो बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स। अब प्रोटोजोन्स में हम जो बेसिक 4 ग्रुप की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा आपको, अमीबॉइड यानी अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में आएगा सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स। सीलिएटेड ऐसा नाम इसलिए रखा क्योंकि इनमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड, क्यों? क्योंकि इनमें एक लंबा सा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए फ्लैजिलेटेड। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। और सबसे लास्ट में आएंगे स्पोरोजोन्स। ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसको कहा जाता है स्पोर। ठीक है? और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। तो ये 4 आपको अच्छे से याद रखना है, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रही, क्योंकि आप इनके कैरेक्टर्स के बेस पे ही इनका नाम रख रहे हो। अमीबा जैसा है तो अमीबॉइड, सीलिया है तो सीलिएटेड, फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड, और स्पोर लाइक स्टेज है तो स्पोरोजोन्स। हाँ, एग्जाम्पल्स ये जो मैंने यहाँ पे दिए ये सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर सेप्रोफाइटिक की बात करें तो इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। तो ये पूरा प्रोटिस्टा किंगडम है। तो अगर आपको ये स्लाइड अच्छे से याद हो जाएगी तो बिलीव मी आपके प्रोटिस्टा के 80% क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। चलो फिर हम लोग ये 5 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको अब डिटेल में लेंगे। पहला लेंगे क्राइजोफाइट, दूसरा लेंगे डायनोफ्लैजिलेट,
तीसरा लेंगे यूग्लिनॉइड, चौथा प्रोटोजोन्स और पांचवा स्लाइमोल्स। ये फटाफट इसी स्लाइड से एक बार समराइज करके जो इनको बेसिक कैरेक्टर्स है वो समझ लेना। क्राइजोफाइट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी आप इनको बोल सकते हो कि ये प्रोटिस्टा किंगडम के एल्गी हैं, ठीक है, टेक्निकली नहीं, बस समझने के लिए। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है जब लाइट हो, नहीं तो प्रीडेटर्स है। प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव एनिमल्स और स्लाइम मोल्ड्स फंगाई लाइक। तो ये इनके बेसिक फंडे। शुरुआत करता हूँ मैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में जो बेसिक आपको दो ग्रुप्स पढ़ने हैं वो है डायएटम्स और गोल्डन एल्गी या फिर डेस्मिड्स। अब इसको गोल्डन एल्गी क्यों नाम दिया वो आपको ये पिक्चर देखकर समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा गोल्ड लाइक कलर होता है इनका, इसलिए इनको गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स बोलते हैं। डायएटम्स की भी मैं अगर बात करूँ कि इनका ऐसा नाम क्यों रखा गया, तो आप इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। बेसिकली डायएटम्स की जो सेल वॉल होती है ना, वो सेल वॉल ओवरलैप करती है एक दूसरे को, ठीक है। इस ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बक्सा नहीं होता सोप बॉक्स जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, वो सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है इनका, इसलिए डायएटम्स। डाई मतलब क्या होता है? दो, इसलिए इनको ऐसा नाम रखा गया है। तो इनकी सेल वॉल दो पतले से ओवरलैपिंग शेल बनाती है जो एक सोप बॉक्स की तरह आपस में फिट होते हैं, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया। अब डायएटम्स यानी कि जो क्राइजोफाइट्स हैं, क्राइजोफाइट्स फ्रेश वाटर भी होते हैं, मराइन भी होते हैं, और इनमें आते हैं आपके बेसिक प्लैंकटन्स। तो अभी जो वर्ड है ना प्लैंकटन्स, पहले इसको समझो कि प्लैंकटन्स क्या होते हैं। देखो प्लैंकटन्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और वाटर के साथ में मूव करते रहते हैं। इनका मूवमेंट पैसिव होता है, यानी जैसे जैसे पानी बहेगा पानी के साथ साथ ये बहते रहते हैं। एक्टिवली यानी खुद से मूवमेंट ये इतना नहीं करते, ये पानी की लहरों के साथ आपको बहते हुए मिलेंगे। फिर प्लैंकटन्स में आप दो नाम सुनते हो, एक होता है फाइटोप्लैंकटन्स और एक होता है जू प्लैंकटन्स। तो इनमें भी इनका भी मैं मतलब बता देता हूँ। हालांकि देखो जू प्लैंकटन्स क्राइजोफाइट्स में नहीं आते, ये ध्यान रखना आप, मैं बस आपको मतलब बता रहा हूँ। प्लैंकटन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के साथ बहते रहते हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट लाइक है तो फाइटोप्लैंकटन्स, ये जो वर्ड होता है ना फाइटो, ये फाइटो वर्ड प्लांट के लिए यूज़ होता है, इसलिए आप देखना थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, समझ रहे हो, ये वर्ड्स ऐसे ही बनते हैं। और जू वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स के लिए। तो ऐसे प्लैंकटन्स जो प्लांट जैसी प्रॉपर्टी यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो फाइटोप्लैंकटन्स, और जो एनिमल लाइक है वो जू प्लैंकटन्स कहलाते हैं। तो ये प्लैंकटन्स काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो ओशन है, ओशंस होते हैं जो मराइन वाटर है, उनमें जो चीफ प्रोड्यूसर्स यानी चीफ फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो है डायएटम्स। तो डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। ये फैक्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्राइजोफाइट्स के सेल वॉल की। बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है ये। जो क्राइजोफाइट्स जो होते हैं ना उनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, और सिलिका आपको पता है कि एक तरह का इंडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है, यानी कि टूटता नहीं है इतना इजीली। बस सिलिका जैसे आपने देखा वो मिट्टी होती है, मिट्टी में भी सिलिका प्रेजेंट होती है ना, तो टूटता नहीं है, बिखरता रहता है, एक जगह पे जमा होता रहेगा। तो जो क्राइजोफाइट्स है इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है, तो इनको क्राइजोफाइट्स की डेथ के बाद में भी इनकी जो सेल वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। अब क्राइजोफाइट्स आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन काफ़ी सालों तक जो है जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे धीरे धीरे इनकी सिलिका डिपॉजिट होती रहती है। तो इनके हैबिटेट्स की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा क्राइजोफाइट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत बड़े अमाउंट में सिलिका के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सिलिका इनके सेल वॉल का ही डिपॉजिट है। तो ये सिलिका धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है और कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। इसको कहते हैं डायटमीशियस अर्थ। क्या कहते हैं इसको? डायटमीशियस अर्थ। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये डायटम्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिराइव हुई है, उनका सेल वॉल में जो सिलिका प्रेजेंट है। अभी इनके हैबिटेट्स में आपको इस तरह से सिलिका जो है धीरे धीरे जमा होते हुए दिखेगी। बिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, धीरे धीरे अब कितने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये एक्यूमुलेट होता गया और ये डायटमीशियस अर्थ कहलाता है। अब ये जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा ग्रिटी टाइप रहता है। ग्रिटी मतलब क्या होता है? थोड़ा कोर्स टाइप थोड़ा।
तो ये ग्रिटी होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिशिंग पर्पजेस, पॉलिशिंग के लिए हो गई। और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इस डायटोमेशियस अर्थ को यूज़ किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि सर इसका नाम ऐसा क्यों है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का इसलिए नाम ऐसा है क्योंकि डाई मतलब क्या होता है, टू, दो, और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इनका ऐसा नाम रखा गया है। मराइन ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली ये, और जैसा मैंने पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप इनमें इनके कलर्स की डाइवर्सिटी देखो, आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स में येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सब कलर, अलग अलग कलर के आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे। अब इनके कलर का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इनके पिगमेंट्स की बात है। फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके पास में, और अलग अलग कलर के रहते हैं, इसलिए ये अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखो आप, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसकी सेल वॉल को अप्रिशिएट करो। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे सेल वॉल में इस तरह की प्लेट्स प्रेजेंट है अलग अलग। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ऑब्वियसली सेल्यूलोज की। तो इनकी सेल वॉल के एक्सटर्नल सरफेस पे इस तरह की सेल्यूलोजिक प्लेट्स बनी है। और ये देखो यहाँ पर इनमें एक फर्रो प्रेजेंट होता है सब में। कोई भी आप डायग्राम देखोगे ना, यहाँ पे सब में देखो एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स फर्रो दिख रहा होगा आपको। यहाँ देख लो आप, ये एक फर्रो देख लो, यहाँ फर्रो देख लो। हर ऑर्गेनिज्म में आपको इस तरह के फर्रो देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। गोनियोलेक्स जो है डाइनोफ्लैजिलेट का ये एग्जाम्पल है। यहाँ देख लो, ये भी एक फर्रो प्रेजेंट है ट्रांसवर्स। सब में आपको इस तरह का एक ट्रांसवर्स फर्रो देखने को मिलेगा। और इस ट्रांसवर्स फर्रो में आपको देखने को मिलेगा एक फ्लैजिला। यानी डाइनोफ्लैजिलेट्स, जैसा कि पहले बोला, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। और दोनों फ्लैजिला का डायरेक्शन देखो आप, एक वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल है। यानी एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, वर्टिकल टाइप, और ये हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। इसके सेल वॉल पे स्टिफ हार्ड सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे, और दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है एक फर्रो में, जो कि इन सेल वॉल के प्लेट्स के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। ये वापस बता देता हूँ, ये वो फर्रो है, हर जगह पे आप अप्रिशिएट कर सकते हो ये फर्रो, और इन फर्रो में वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला देखने को मिलेगा। यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। अब इसे देखो आप, इसको कहा जाता है रेड टाइड्स। टाइड आपको पता ही होगा, तो कई बार समुद्रों में इस तरह का रेड टाइड्स देखने को मिलती हैं। तो जो उसका रीज़न है वो है गोनियोलेक्स, यानी कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट। गोनियोलेक्स, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पिक्चर दिखाया था, गोनियोलेक्स कई बार क्या करता है, बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। ये इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि पूरा का पूरा पानी अपने को जो है रेड कलर का देखने को मिलता है। इनको रेड टाइड्स कहा जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं यहाँ से, जिसकी वजह से दूसरे मराइन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ जो है खतरे में पड़ जाती है। तो ये रेड टाइड्स का रीज़न है गोनियोलेक्स। चलिए दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के 3 ग्रुप्स, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स और यूग्लिना। तो बने रहिए हमारे साथ इल्यूम बायोलॉजी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।